हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो हिस्ट्री जीनियस में आपका मोस्ट प्यारा अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पहले तो मैं अपने सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा पहला ही वीडियो आप सभी ने बहुत ही उसको अच्छा रिस्पांस दिया है, इसलिए मैं आपको हम्बल थैंक यू आप सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, अच्छा देखिएगा, जो हमारा पहला या पिछला क्लास था उसमें हमने क्या किया था, ज्योग्राफी को कुछ भागों में डिवाइड किया था कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, जिसके ज़रिए से हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सरल और काफ़ी बहुत ही आसान तरीके से हमको समझ में आ जाए। ठीक है, यही तो कंटेंट मैंने समझाया था। उसमें उस ज्योग्राफी में भी मैंने बहुत भागों में उस ज्योग्राफी को विभाजित किया था। जैसे मान के चलिएगा, अपना फिजिकल हो गया, इंडियन हो गया, वर्ल्ड हो गया, ह्यूमन हो गया और इकोनॉमी हो गया। ठीक है, इन्हीं भागों में तो डिवाइड किया था। उसके बाद फिजिकल को भी बहुत भागों में डिवाइड किया था, जैसे कॉस्मोलॉजी हो गया, अपना जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ठीक है, उसके बाद ओशियोनोग्राफी हो गया, ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर हो गया। इन्हीं भागों में तो विभाजित किया था। मैंने कहा था कि हम किससे स्टार्ट करेंगे, कॉस्मोलॉजी से। यही तो कहा था कि कॉस्मोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मांड भूगोल में देखो, ब्रह्मांड भूगोल में भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो एस्ट्रोनॉमी और एक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। एस्ट्रोनॉमी होता है अंतरिक्ष विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र। अब कहोगे भैया ये ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, आप तो भूगोल का आपने कहा था, आप तो पंडित बना रहे हो, या पंडित जैसे जो पंडित लोग होते हैं वो क्या बता देते हैं ना, हमारे हाथों को या हमारा भविष्य कि 7 दिन आप पर मंगल भारी रहेगा, 1 महीने आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। तो यही मैं सब सिखाऊंगा। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पूरब की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। जो भी हम अपना घर बनवाते हैं उसका भी, जैसे जो गेट है या दरवाज़ा, उसका जो मुख है या जो दरवाज़ा है वो पूरब की तरफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी अभिधारणाएं हैं, ठीक है, उनको मैं बताऊंगा। आपको ज्योतिषी करना सिखा दूंगा, और वो भी मैं बताऊंगा ज्योतिषी करना कैसे सिखाएंगे। देखो, सौर मंडल किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सौर मंडल किसे कहते हैं, जिसमें सूरज और 8 ग्रहों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे ही सौर मंडल कहते हैं। अब ज्योतिषी किसे कहते हैं, ज्योतिषी में क्या होता है, जैसे सूर्य और 28 ग्रहों का अगर आपको ज्ञान प्राप्त है ना, तो आपको ज्योतिषी कहा जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिएगा, मैं इससे भी अपर लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा। वो अपर लेवल क्या होगा, सूर्य स्टार का तो ज्ञान होगा ही आपको, और 68 ग्रहों का मैं ज्ञान आपको प्राप्त करवाऊंगा। अब सोचिएगा, 28 ग्रहों का ज्ञान प्राप्त करने पर आप ज्योतिषी बन जाते हैं, तो सोचिएगा 68 या 68 ग्रहों का जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप कौन बन जाओगे, एकदम प्रकांड पंडित बना दूंगा मैं। आप टेंशन मत लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र तो आपको रटा होगा कि आपका दिन दशा इतना बेकार है, आपके भविष्य में इतना अच्छे लोग आने वाले हैं, आपका विवाह कब होगा, आपके बच्चे कब होंगे। ये बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिनसे मैं आपको परिचित करवाऊंगा। ठीक है, अब सीधी सी बात आते हैं, जब हम कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड भूगोल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सभी अध्यापकों या सभी एजुकेटरों का क्या वो कंटेंट होता है कि बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत। सभी लोग यहीं से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल ही भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का बेस है स्टार, तारा। जब तक हमें तारे का निर्माण, तारे की मृत्यु, तारे जन्म कैसे लेते हैं, ये सब हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हम बिग बैंग थ्योरी को नहीं समझ सकते हैं। जैसे लाल दानव क्या होता है, श्वेत वामन क्या होता है, काला वामन क्या होता है, अभिनव तारा, विस्फोटक तारा क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, ये क्या होते हैं। ये जब तक हमें नहीं पता होंगे तब तक बिग बैंग थ्योरी हमें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो, आज मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा लाइटली बता देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक, या आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा स्टार, कि स्टार कैसे बनते हैं, स्टार क्या है, स्टार की डेफिनेशन क्या है, स्टार में ईंधन क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, स्टार कितने भागों में विभाजित होता है, स्टार की मृत्यु कैसी होती है। इन्हीं सब बातों पे हम डिबेट या वार्तालाप या हमारा लेक्चर इसी पर आधारित होगा। अब बिग बैंग थ्योरी के मैं बारे में बताता हूँ। बिग बैंग थ्योरी
किसने दी थी? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज लेमैत्रे नामक एक वैज्ञानिक थे बेल्जियम के, जो एक पादरी थे। सोचिएगा, एक पादरी ने, जो यूरोपियन कंट्री का एक पादरी थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दे दिया। अपने यहाँ क्या होता है, साधु संत महात्मा क्या देते हैं हमें? वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बालक तुम बन जाओगे IAS ऑफिसर। क्या हम बन जाते हैं? नहीं। जब तक हम यार कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक क्या हो जाएगा? हमें टाइम टेबल बनाना होगा, 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ना होगा, तभी तो कुछ अचीव होगा। देखिएगा, UPSC की तैयारी कोई 100 मीटर या 500 मीटर का दौड़ नहीं है, ये मैराथन है, मैराथन। ठीक है, ये स्लोली आपको बेस तैयार करवाऊंगा मैं आपको। फिर 100 मीटर का दौड़ आप लोग जैसे दौड़ोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि 100 मीटर का दौड़ क्या होता है। 100 मीटर की दौड़ में क्या होता है, जो एथलीट होता है वो क्या करता है, पूरा जान लगा देता है। 100 मीटर दौड़ का मतलब है UP टेट, ठीक है, और ग्रुप D, ठीक है, वीडियो, ये सब 100 मीटर का दौड़ है, छोटा छोटा परीक्षा है। ठीक है, UPSC का पूरा मैराथन है। ठीक है, इसमें आपको अपना बेस तैयार करना होगा, बहुत सारे अनुभव मिलेंगे आपको जब आप उस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना अचीव हो जाएगा, आपको फुल IAS ऑफिसर बना दिया जाएगा जब तक आप तैयारी करोगे। 8-8, 10-10 साल में लोग निकाल पाते हैं, कुछ पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि निकाला नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पहले ही अटेम्प्ट में निकाला है। ठीक है, तो देखिएगा आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, कॉस्मोलॉजी से। और कॉस्मोलॉजी से भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ब्रह्मांड। ठीक है, एक बात याद आ गई सी, जो ये अभी मैं टॉपिक पे बात कर रहा था कि अचीव कैसे होगा। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि भैया मेरा सपना है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो मैंने कहा तेरा अगर सपना है तो सपना ही रहेगा, तू IAS ऑफिसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसने कहा भैया क्यों? मैंने जवाब दिया, अगर जब तक तुम अपने सपने को, या जब तक आप अपने सपने को अपने प्लान में नहीं तब्दील कर देते, तब तक वो सपना आपका सपना ही रहेगा। जिस दिन आपने अपने सपने को अपने प्लान में तब्दील या परिवर्तित कर दिया ना, फिर वो आपका सपना नहीं, आपका मिशन बन जाएगा। और मिशन में आप जानते हो क्या होता है, मिशन पे फुल एंड फाइनल निशाना सही होना चाहिए। और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं अगर कोई हमारा मिशन होता है। जैसे मिशन होता है, मान के चलिए भूख जब लगती है तो हमारा मिशन क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए या कुछ भी करना पड़े, हमें भोजन ग्रहण करते हैं हम। अगर नहीं करेंगे तो 2, 4, 5, 6 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा ड्रीम भी होता है। ठीक है, ड्रीम अगर सपना रहेगा तो 2-3 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर मिशन बना लिया ना हमने उसको, तो वो कभी भी वो मरेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आइएगा हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमारा कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे हम स्टार्ट, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड भूगोल। ठीक है, और ब्रह्मांड भूगोल में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टार, कि तारा क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा बिंदु था, उसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा था। एक परिस्थिति ऐसी आई है, एक घटना ऐसी घटी जब वो बिंदु में महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण उसके कण चारों तरफ बिखर गए, और उसी को हम ब्रह्मांड, अंतरिक्ष या गैलेक्सियाँ कहते हैं। ठीक है, यही है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा ना बिग बैंग थ्योरी, तो एक लड्डू देखा ना आपने, जो शादी आदि में हम खाते हैं, पीला कलर का होता है ना, तो उस लड्डू में पूरा ब्रह्मांड आपका समेट दूंगा मैं। सॉरी, बिग बैंग थ्योरी आपका पूरा, बिग बैंग थ्योरी और पूरा ब्रह्मांड मैं आपका एक लड्डू से समझा दूंगा। ये 100% मेरा वादा है आपसे। ठीक है, सुपर क्रंच का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा, बस बिग बैंग थ्योरी का ही नाम सुना होगा। मैं सुपर क्रंच के बारे में भी बताऊँगा कि सुपर क्रंच क्या होता है। चॉकलेट नहीं तो आप लोग समझो कि चॉकलेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सुपर क्रंच के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ अभी सरप्राइज रहने दीजिएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तभी वो चीज़ हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं तारा, स्टार। ठीक है, या तारा क्या होता है। देखो, तारे को 2 तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक तो उसके पास अपना खुद का हीट होना चाहिए, दूसरा उसके पास अपना खुद का लाइट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तारे के पास अगर अपना हीट और अपना लाइट होता है तो उसको तारा कहते हैं। अब सबसे सरल उदाहरण हमारा क्या है, जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम रोज़ाना सुबह सुबह देखते हैं, वो हमारा सूर्य या सन।
ठीक है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि भैया जो रात में हमको दिखाई देता है, छोटा छोटा टिमटिमाता है, वो क्या है? वो भी भाई तारा है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत ही प्रकाश वर्ष या प्रकाश लाइट वर्ष दूर हैं, इसलिए हम उनको याद या उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी के बहुत ही करीब या बहुत ही नज़दीक है। देखिएगा, भूगोल विज्ञान में सामान्य या कम या कुछ मैं थोड़ी सी बात कहूँगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मान के चलिए अभी मैं जब सूरज का टेम्परेचर पढ़ाऊँगा तो उसमें कहूँगा जो अपने सूरज का तापमान है वो सामान्य है। आप सामान्य का अर्थ यहाँ से लगाए, पता आप लोग क्या होगा ऐसा? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी में सामान्य और निम्न इन चीज़ों का अर्थ कोई छोटी सी संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहीं पे भी बोलता हूँ कम, तो कम का मतलब ये मत सोच लीजिएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो 5 अरब किलोमीटर या बहुत ही किलोमीटर का मैं फासला आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, तो जो सन है हमारा वो पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह है, जिसके कारण हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब बता रहा था मैं कि जो रात में जो दिखाई देते हैं तारे, उनके बारे में हमें वो क्या एक्चुअली में वो भी तारे हैं, लेकिन हम उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मान के चलिएगा जैसे कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो इसीलिए तो आप मुझे सर्च करते हो, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे तो लाखों टीचर हैं, क्या आप उन टीचरों के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो, ठीक है। तो जो आपको बेनिफिट देता है या जिसे आप पसंद करते हो उसी के बारे में तो जानते हो आप। अब एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को जो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। मान के चलिएगा आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसका कुछ अलग से नाम रख देते हैं, जैसे बाबू, सोना, बहुत सारे नाम कुछ रख देते हैं। ऐसे ही सूरज को हमने तारा, सूरज वैसे तो तारा है लेकिन उसे तारा ना कह के उसका कुछ अलग नाम रख दिया है जिसे हम कहते हैं सूरज। एक्चुअली में है तो ये तारा ही, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि तारे की 2 परिभाषाएं होती हैं कि एक तो उसके पास खुद का हीट होना चाहिए, खुद का लाइट होना चाहिए, ठीक है। अब आइएगा, अब हम पढ़ेंगे तारे की उत्पत्ति, कि तारे बनते कैसे हैं, तारों की मृत्यु कैसे होती है, ये सब, ठीक है। तारों की उत्पत्ति, ठीक है। अब देखिएगा तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल एग्जाम्पल मैं दूंगा जिसे हम रोज़ाना प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा, कभी रसोई में आपने खाना बनाया है? लड़कियों ने तो मेरे ख्याल से सभी बनाती हैं, लड़के 80% लड़के बनाते हैं, 20% कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो नहीं बनाते हैं। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि वो भी कभी ट्राई करें। यार देखा तो हो गई यार, सभी ने खाना नहीं बनाया होगा तो देखा तो हो गई कि जब भी हम रसोई में जाते हैं तो गैस कभी जलाया है आपने लाइटर से? जब गैस को जलाते हैं उसमें तो वहाँ से 2 चीज़ हमको दिखाई पड़ता है उस गैस में। एक तो जब वो गैस जलती है तो उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है, गर्मी महसूस होती है, और दूसरा लाइट जनरेट होता है। तो गैस से ही, जो गैस होता है एलपीजी का, उसी से ही क्या हीट और लाइट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तारे होते हैं वो गैस से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने हुए होते हैं? गैस से बने हुए होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो गैस के बादल होते हैं वो बहुत दूर दूर अंतरिक्ष में एक वृत्ताकार आकार लेते हैं। क्या? वृत्ताकार आकार लेते हैं। लेकिन ये वृत्ताकार आकार जब लेते हैं तो ये बहुत ही विरल, जो ये गैस के बादल होते हैं बहुत ही कैसे होते हैं? विरल, दूर दूर होते हैं, ठीक है। जो गैस के बादल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में क्या होता है? संकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो बादल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। जब किसी भी चीज़ पे संकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो चीज़ पास पास आ जाती है, बहुत ही पास आ जाते हैं। जैसे देखिएगा, जब ये विरल गैस के बादल बहुत ही पास पास आ जाते हैं, ठीक है,
देखो जब पास पास ये आ जाते हैं, तो जब कोई भी चीज़ पास पास आती है तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। कि भैया जब कोई भी चीज़ या गैस कैसे पास आएगी, पहले तो इसका एग्जांपल दीजिएगा। गर्मी में कभी भी आपने देखा है जब आंधी चलती है तो क्या होता है, एक जगह आपने ऐसा देखा होगा वहाँ हवा बहुत ही तेज़ी से घूमती है, देखा होगा ना। तो वही तो होता है गैसों का पास आना या गुरुत्वाकर्षण बल लगना, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी घटित होती है। ठीक है, तो जब ये गैस के गोले या गैस के बादल पास पास आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट। हीट का मतलब ऊर्जा जनरेट होती है। अब कहोगे भैया ऊर्जा इसमें कैसे जनरेट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखिएगा आप लोग, पहले मान के चलिएगा एक स्टडी का आपका रूम है जिसमें आप ये स्टडी करते हैं। ठीक है, आप अकेले होते हो जब रूम में, तो उस रूम का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल रहता है, सीधी सी बात है, नॉर्मल रहता ही होगा। ये नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा आप। मान के चलिएगा 100 लोग को बुलाइएगा और अपने रूम में दवा दबा के फिट कर दीजिएगा। ठीक है, और 1 घंटे के बाद उसको खोलिएगा, 2-3 तो वैसे भी भगवान को प्यारा हो जाएगा उसमें से। ठीक है, और अपने फिर रूम का टेम्परेचर नापिएगा कि टेम्परेचर कितना होगा, तो उस रूम का टेम्परेचर आपका कुछ बदल गया होगा। बदलने का मतलब कुछ उच्च या कुछ बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ होता है, जब बहुत ही दूर दूर विरल गैस के बादल जब पास पास आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और जब किसी चीज़ में सीधी सी बात है हीट जनरेट होगा, ऊष्मा जनरेट होगी, तो क्या हो जाएगा, उस में आग लग जाएगी। क्या होगा, आग धधकने लगेगा। ठीक है, तो ये जो जब ये गैस के दूर दूर बादल पास पास आ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, निहारिका। निहारिका या नेबुला, क्या, नेबुला कहते हैं। ठीक है, जब ये गैस का, जब ये निहारिका में आग लग जाती है तब ये धधकने लगती है। जब ये धधकने लगती है तो ये क्या होता है, जब ये बहुत तेज़ी से धधकने लगती है तो जैसे हमारा सूर्य जो भी शन है हमारा वो क्या धधकी तो रहा है, तो वो पहले निहारिका बना होगा, नेबुला बना होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, आग या ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, तो तभी तो वो स्टार है। अब देखो ये जो अवस्था है ये स्टार की अवस्था है। ठीक है, ये स्टार बन चुका है हमारा, ध्यान से देखिएगा क्या बन चुका है ये हमारा स्टार, इसको बोलते हैं हम तारा। ठीक है, अब मान के चलिएगा कोई भी चीज़ अगर धधकता है या आग लगती है उसमें, तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि उस आग या उसकी ऊर्जा कुछ कम या कुछ व्यय हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल रसोई से लीजिएगा, रसोई का सिलेंडर या रसोई में जो सिलेंडर होता है वो भी 1 महीने या 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो जब ख़त्म होता है तो हमें 2-3 दिन पहले या हमारी मम्मी को 2-3 दिन पहले पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, जो वो गैस होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे जो पहले तो नीला जलता होगा, रेड हो जाता है, ऐसे ऐसे हिल हिल के जलता है। बहुत सारे तरीक़ों से हम पता लगा लेते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है या जो हमारा गैस है एलपीजी का वो ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही स्टार होता है, जब स्टार का ईंधन 90% खर्च हो जाता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है। किससे, लाल दानव में। याद रखिएगा, जब किसी भी तारे का 90% ऊर्जा या ईंधन व्यय हो जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, लाल दानव में या रेड जाइंट में। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ये ईंधन क्या होता है भैया। ठीक है, ये जो तारे, इस तारे में ईंधन किस अवस्था में पाया जाता है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में परिवर्तित होता है। अब किस प्रक्रिया के द्वारा होता है हीलियम में परिवर्तित, संलयन प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित होता है। याद रखिएगा, जो हीलियम है वो हाइड्रोजन में किस अवस्था में परिवर्तित होता है, हीलियम में, सॉरी किस अवस्था में परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है संलयन की अवस्था में। ठीक है, अब कहोगे जो भैया ये जो धधकता है, जो इसके बीच में लाल लाल या जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है सूरज में, ये किस अवस्था में होता है, इस पे मान के चलिएगा धरती है या पानी है, क्या है, जैसे अपने पृथ्वी है, समुद्र में जाइएगा तो तरल है, बहुत सारा लिक्विड आपको मिल जाएगा।
पृष्ठ पे भूमि पे आइएगा तो ठोस मिल जाएगा, यही तो होता है। ठीक है, मान के चलिएगा सूरज पे आपको फेंक दिया जाए, ऐसा कुछ कपड़ा पहना के या ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र पहना के जिससे आप वहाँ पे जलो ना, तो आपको कैसा महसूस होगा? ठोस महसूस होगा, तरल का महसूस होगा, गैस का महसूस होगा। तो जो अपना सूरज है वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा की अवस्था में। याद रखिएगा, किस अवस्था में है? प्लाज्मा की अवस्था में। अब कहोगे भैया ये प्लाज्मा क्या होता है? तो देखिएगा, प्लाज्मा कभी देखा है? नहीं देखा, लेकिन आज हम बताएगा आपको प्लाज्मा क्या क्या होता है। ये गोंद देखा है आपने? ये गोंद कभी निकालिएगा आप और उंगली से ऐसे उठाइएगा, ठीक है? तो ये लकड़ी की तरह लकड़ाएगा भी नहीं और पानी की तरह बहेगा भी नहीं, ठीक है? तो ठोस और तरल के जो मिडिल की अवस्था होती है, जो बीच की अवस्था होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जैसे शहद, मधुमक्खी का शहद देखा है ना आप लोगों ने, ठीक है? तो वो भी क्या होता है? प्लाज्मा की अवस्था में। अगर एक खकार, जैसे कभी कभार सर्दी हो जाती है तो खकार आती है ना, खौ खौ करते हैं, ठीक है? तो वो भी किस अवस्था में पाया जाता है? हमारे प्लाज्मा की अवस्था में। नाक, छी छी, वो भी क्या होता है? प्लाज्मा की अवस्था में होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये यार हमारे हमेशा आंखों के सामने या दैनिक जीवन में हम इनको हमेशा ही उपयोग या इनको देखते रहते हैं, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ। वैसे प्लाज्मा कहाँ देखने को मिलेगा हमको? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या होता है? जब कोई भी तारा 90% जिसका ईंधन व्यय हो जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? लाल दानव में। किस में? लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, किस में चेंज हो जाता है? लाल दानव में, ठीक है? अब देखिएगा, तारे का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कॉस्मोलॉजी से, ठीक है? वो मैं बताता हूँ क्या। जब तारे का ईंधन कम होता है, जब तारे का ईंधन, ये बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जब किसी भी तारे का ईंधन कम होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब किसी भी तारे का ईंधन कम होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये जो लाल दानव है इसका भी 2 स्टेट होता है, ये भी 2 स्टेट में परिवर्तित होता है। कौन कौन सा 2 स्टेट में परिवर्तित होता है? मान के चलिएगा, ये जो लाल दानव है, जब इसका ईंधन 95% इसका ईंधन व्यय या खर्च हो जाता है, तब ये श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ। अब अच्छा, जो ड्वार्फ है, ड्वार्फ का मतलब समझते हो आप लोग? बोना, नाटा, गंठा। तो देखो, बोना, छोटा, नाटा, गंठा से यहाँ से एक और मीन्स निकल के आता है कि ये लाल दानव है, या तो ये अपने के बराबर या अपने से छोटे जब भाग में विखंडित होता है तब ये किस में बनता है? श्वेत वामन में परिवर्तित होता है। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिएगा, जैसे मैं हूँ, मेरा वेट कितना है? 60 kg है, ठीक है? अगर मुझे श्वेत वामन बनना है, ठीक है, अगर मुझे श्वेत वामन बनना है तो या तो मुझे 60 kg का ही रहना है और या तो 60 kg से कम वेट करना है, जैसे 55, 50, 45। अगर मेरा वेट इतना हो जाता है तो मैं किस में परिवर्तित हो जाऊंगा? श्वेत वामन में। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या? श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। आप कहोगे भैया जीवाश्म तारा क्यों कहते हैं? अरे भैया, मान के चलिएगा, जब लाल दानव का 95% ईंधन व्यय हो जाता है तो श्वेत वामन बचता है। 95% तो व्यय हुआ है, 5% तो अभी भी इसमें कुछ बाकी है, तो इसीलिए अभी भी इसमें कुछ जान, कुछ जीव, कुछ जीवाश्म अभी बाकी है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। जब इसका टोटली 100% ईंधन व्यय हो जाता है, क्या टोटली 100% ईंधन व्यय हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है? 100% ईंधन इसका व्यय हो जाता है, ठीक है? तो देखिएगा, काला वामन, अगर आपसे कोई पूछता है कि काला वामन कैसे बनता है, तो आपका सीधा सा लॉजिक होना चाहिए। सबसे पहले एक गैस का बादल होता है जो कि बहुत दूर दूर विरल होता है, उसमें संकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह न्यारका या नेबुला में परिवर्तित होता है। जब गैस के बादल पास आते हैं तो वहाँ
ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तारे का निर्माण होता है। जब तारे का ईंधन 90% व्यय हो जाता है तो वह लाल दानव में चेंज हो जाता है। जब लाल दानव अपने या अपने से छोटे साइज में टूटता है तो वह श्वेतवामन या व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जब जीवाश्म तारे का 90% ईंधन वह हो जाता है तो वह काले वामन में परिवर्तित या उसकी तारे की मृत्यु हो जाती है और यह अंतरिक्ष में एक कचड़े के नुमा इधर उधर पलायन करता रहता है। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा देखिएगा, जब कोई एक दूसरा स्टेट क्या होता है, जब कोई तारा लाल दानव से 1.44 गुना बड़ा भाग में टूटता है। आप कहोगे भैया ये 1.44 गुना क्या है, यहाँ पे भी लिख दूंगा 1.44 गुना छोटा होगा और यहाँ पे होगा बड़ा। आप कहोगे भैया ये 1.5 गुना हम ले लेते हैं इसको, कि 1.5 गुना क्या होता है। मान के चलिएगा मेरा वजन है 60 kg का और मुझे मान के चलिएगा ये जब ये तारा 1.44 गुना बड़े भाग में टूटता है तो ये अभिनव तारा या सुपर नोवा या विस्फोटक तारा। अब देखिएगा, अगर मुझे अभिनव तारा बनना है तो मुझे मान के चलिएगा मेरा 60 kg वेट है, ठीक है, और मुझे अभिनव तारा बनना है तो 1.5 गुना वेट अपना बढ़ाना होगा। 60 kg से अगर मेरा वेट 90 kg हो जाता है, ठीक है, तो मैं किस में चेंज हो जाऊंगा, अभिनव तारे में। ठीक है, और अभिनव तारे को क्या क्या कहते हैं, सुपरनोवा या विस्फोटक तारा। एसआई में क्वेश्चन आया था कि विस्फोटक तारा किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अभिनव तारा, या सुपरनोवा को क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं। अब जब इसमें विस्फोट होता है, जब इसमें क्या होता है, विस्फोट, तारे का नाम ही है विस्फोटक तारा। जब इसमें विस्फोट होता है तो इसका भी 4 स्टेट होता है। कौन कौन सा, ये 4 भागों में विखंडित होने की संभावना होती है, लेकिन ये 4 भागों में नहीं टूटता, ये किसी एक ही भाग में टूटता है। लेकिन चारों संभावनाएं मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, इसको कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। दूसरी, इसे कहते हैं पल्सर, क्या कहते हैं, पल्सर तारा। तीसरी, इसे कहते हैं क्वेसर तारा। ठीक है, चौथी होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा इसका एक लेक्चर होगा, 1 घंटा खाएगा ये वाला तारा, ब्लैक होल। पूरा 1 घंटा ये ब्लैक होल खाएगा, एक लेक्चर इसका अलग से मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, जब अभिनव तारा बहुत ही बड़े भाग में टूटता है तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे का मतलब क्या होता है, ना ही इस पे प्लस का चार्ज होता है, ना ही इस पे माइनस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का मतलब यही तो होता है, ना ही तो धनायन होता है ना ही ऋणायन होता है, तो इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। जब अभिनव तारा न्यूट्रॉन तारे से कुछ छोटे भाग में या छोटे साइज में टूटता है तो इसे पल्सर तारा कहते हैं। पल्सर तारा, जब अभिनव तारा है वो पल्सर से भी छोटे भाग में टूटता है तो उसे क्वेसर तारा कहते हैं। अब जब अभिनव तारा बहुत ही निम्न, बहुत ही छोटे बिंदु में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आया है कि एसआई में ही आया था क्वेश्चन कि पल्सर तारा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं पल्सर तारा। पल्सर तारा, अब पहले तो मैं पल्सर और क्वेसर के बारे में कुछ बता देता हूँ। पल्सर और क्वेसर ब्रह्मांड या अंतरिक्ष के ऐसे 2 तारे हैं जो आपस में ही बहुत ही तीव्र गति से एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे बहुत ही तीव्र गति से, जैसे पंखा घूमता है ना, फैन घूमता है, ऐसे ही एक दूसरे को बहुत ही तीव्र गति से एकदम ऐसे करके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि पल्सर तारा किसको कहते हैं या क्वेसर तारा किसको कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में घूमने या तेज गति से, तीव्र गति से घूमने वाले तारे को ही पल्सर तारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ब्लैक होल के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। ब्लैक होल कब बनता है, जब अभिनव तारा बहुत ही छोटे बिंदु में टूटता है, बहुत ही निम्न छोटे बिंदु में टूटता है
और देखो, और ब्लैक होल की क्या खासियत होती है, घनत्व, डेंसिटी, इसका डेंसिटी इतना अधिक होता है, ये सिकुड़ता जाता है, मान के चलिएगा ये है, और इसको हथौड़ी से मार मार के इतना सा बना दिया जाए तो इसका डेंसिटी या घनत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और कहते हैं कि जो ये ब्लैक होल होता है ये अपने जैसे पृथ्वी से हमारे सूर्य की किरणें क्या आर पार हो जाती हैं ना, लेकिन ब्लैक होल से सूर्य की किरणें या लाइट भी ये पास नहीं होने देता है, इतना घनत्व ज़्यादा होता है इसका। मान के चलिएगा ये ब्लैक होल घूमते अगर पृथ्वी से टकरा जाता है ना तो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित या तोड़ देगा, इतना डेंसिटी इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, मान के चलिएगा कि जो ब्लैक होल है इस प्लाज्मा का होता है, सीधी सी बात है, प्लाज्मा के तारे हैं सब। जब ब्लैक होल से 1 चम्मच प्लाज्मा हम जब निकालते हैं ना तो वो 1 चम्मच प्लाज्मा 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। सोचिएगा 1 चम्मच, और कितना बड़ा ये ब्लैक होल होगा। जब अभिनव तारा है इसका पूरा प्लाज्मा सिकुड़ के एक छोटे से बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, तब ये ब्लैक होल बनता है। ठीक है, अब मान के चलिएगा हमारी पृथ्वी को उल्का पिंडों से डर नहीं है, उल्का पिंड अगर आएगा तो हम मिसाइल से फोड़ देगा उनको। ठीक है, लेकिन अगर ब्लैक होल आया और हमने इस पर मिसाइल मारा तो ये मिसाइल को भी निगल जाएगा। ठीक है, तो उल्का पिंडों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की किसकी ज़रूरत है, किससे डरने की ज़रूरत है, ब्लैक होल से डरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक और बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि कैसे क्या ये तारे बनते। देखिए, सबसे पहले तो गैस के बादल होते हैं, ठीक है, जिन्हें विरल गैस के बादल कहते हैं, जो बहुत ही दूर दूर होते हैं। जब वह विरल गैस के बादल संकेंद्रीय या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पास आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, न्यारका या नेबुला। जब कोई भी गैस के बादल पास आते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा, ईंधन या एनर्जी उत्पन्न होती है। जब एनर्जी उत्पन्न होती है तो वो तारा क्या जलने लगता है, वो जो सर्किल टाइप का होता है तो वो धधकने लगता है। तो जब कोई भी चीज़ धधकती है तो उसका सीधा सा बात है कि उसका एक दिन एनर्जी व्यय हो जाएगा। जब 90% उसका एनर्जी व्यय हो जाता है या खर्च हो जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो तारे में ईंधन होता है वो क्या होता है, तो जब हीलियम में हाइड्रोजन का संलयन होता है वही तो ईंधन होता है। ठीक है, और किस अवस्था में पाया जाता है, तो प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि जब तारे का ईंधन खर्च होता है तो उसका आकार कैसा होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए ज़्यादा होता है, आकार उसका बढ़ जाता है। ठीक है, जब लाल दानव अपने से छोटे भाग में विभाजित होता है या 90% उसका ईंधन व्यय हो जाता है तो वह श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है। इसको जीवाश्म तारा या व्हाइट ड्वार्फ भी कहते हैं। जब जीवाश्म तारे का 90% ईंधन व्यय हो जाता है तो वह काले वामन में परिवर्तित हो जाता है या तारे की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही दूसरा स्टेट होता है, जब लाल दानव अपने से 1.5 गुने बड़े भाग में विभाजित या विखंडित होता है तो अभिनव तारा, सुपरनोवा या विस्फोटक तारा इसको कहते हैं। जब विस्फोटक तारा भी विस्फोट करता है या विखंडित होता है तो ये भी 4 अवस्थाओं में इसकी, देखिए यहाँ पे भी बच्चा लोग कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि जो अभिनव तारा है ये 4 भागों में विखंडित होता है। नहीं, ये एक ही भाग में विखंडित होगा, लेकिन ये 4 स्टेट हैं। अगर अभिनव तारा बहुत ही बड़े टुकड़े में विखंडित होता है तो उसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, उससे छोटे में विखंडित होता है, टूटता है तो उसको पल्सर तारा कहते हैं, उससे भी छोटे भाग में टूटता है तो क्वेसर कहते हैं, और बहुत ही छोटे से भाग में टूटता है तो उसे ब्लैक होल कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे कि पल्सर तारा किसको कहते हैं या क्वेसर तारा कहते हैं, किसको कहते हैं, तो अंतरिक्ष में जो तारे बहुत ही तीव्र गति से एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं उसको पल्सर या क्वेसर तारा कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? कोई स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 1.44 गुना क्या होता है। तो एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम सुना है आपने, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मान भी 1.44 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए 1.44 ये क्यों मैंने लिखा कि भाई मान के चलिएगा हम छोटा या बड़े का अनुमान कब लगाते हैं, जब हम किसी से तुलना करते हैं। मान के चलिएगा हिमालय है, हिमालय के सभी विश्व के पर्वतों से जब हमने तुलना किया तभी तो वो बड़ा हुआ है, तभी तो उसका आकार या उसका हाइट बड़ा है।
ऐसे क्या पता चलता, अगर हम किसी से तुलना ही ना करें किसी भी व्यक्ति की, तो हमें उसके आकार या उसकी बुद्धि का पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमने लाल दानव है ना, उसका 1.44 गुना अगर ये छोटा या इसके बराबर होता है तो श्वेत वामन में हो जाता है, और 1.44 गुना बड़ा अगर बड़े में अगर ये परिवर्तित होता है तो ये किस तारे में टूट जाता है, अभिनव या सुपरनोवा में ये विखंडित हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, अगर 1.22 लाल दानव अगर 1.22 भाग में विखंडित हो तो ये क्या बनेगा, कमेंट में लिखिएगा, तो ये क्या बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर लाल दानव 1.22 भाग में विखंडित हो तो ये क्या बनेगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। आप लोग, मैं सभी की चेक करूंगा और रिप्लाई भी दूंगा जिसका सही आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले तो, ठीक। अब हम बात करते हैं तारों के रंग, कि तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है। जो तारों का कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो देखिएगा, पृष्ठ, तापमान। देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चा लोगों को, ये पृष्ठ तापमान है, पृष्ठ तनाव नहीं है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा, पृष्ठ तापमान भी होगा और पृष्ठ तनाव भी होगा, तो ये आपको पता रखना है, पृष्ठ तापमान या पृष्ठ तनाव नहीं है, पृष्ठ तापमान हमें याद रखना है, ठीक है। तो जो तारों का रंग होता है, स्टार या तारों का रंग किस पर आधारित होता है या किस कारण से होता है, तो देखिएगा, तारों के रंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाल तारा, फिर सफ़ेद तारा, उसके बाद होता है हमारा नीला तारा, ठीक है। अब देखिएगा, लाल तारे का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल तापमान। अब देखिएगा, नॉर्मल तापमान से आप यहाँ समझे 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। 50 डिग्री जब सेल्सियस पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी कितना गर्मी होता है। अगर 60 डिग्री जिस दिन पड़ने लगा ना तो आग या वनस्पतियाँ या अपने आप ही जलने लगेंगी, ठीक है। तो सोचिएगा, जहाँ पे 60,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा वहाँ का क्या हालत होगा, ठीक है। इसके बाद होता है मीडियम, मीडियम तापमान, ठीक है। इसके बाद होता है हाई तापमान। देखिएगा, अभी जो हमारा सूरज है उसका तापमान कैसा है, नॉर्मल, तो इसलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है, लाल या कुछ सफ़ेद, ठीक है। इसके बाद जब वो मीडियम की अवस्था में आएगा तो वो सफ़ेद दिखाई देगा, लेकिन जब वो हाई तापमान, उसका तापमान बहुत ही अधिक हो जाएगा, बहुत ही अधिक, जैसे अभिनव तारा में या श्वेत तारा में जब वो परिवर्तित होगा तो वो किस, नीला हमें नज़र आएगा। किस किस परिस्थिति में नज़र आएगा, नीला। तो आज हमने तारे के बारे में, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, नीला तारा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, आज हम लोगों ने तारे के बारे में लेक्चर पढ़ा है, ठीक है, और तारे के बारे में सही से समझाया। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है इस लेक्चर को लेके तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी को फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे एसएमएस करके कुछ भी समस्या हो इस लेक्चर को लेकर, और मेरी ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिएगा तो मैं 100% आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी आपको तारे से रिलेटिव कोई भी आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही दिक्कत है, इसका हल हमें पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। अब देखिएगा,
पहले तो अब कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा मैं नोट्स के बारे में कि भैया नोट्स कैसे मिलेंगे। तो मेरे टेलीग्राम पे एक चैनल है, तो वो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, और जब हमारा पूरा कॉस्मोलॉजी एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल से मेरे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और एक और बात बताना चाहूँगा मैं, जितना हो सके मेरा हम्बल आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि सब्सक्राइब और शेयर ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका भाई, आपका बहन, जिसके पास आप इस वीडियो को शेयर ना करें और बताएं कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे समझाते हैं, देखिएगा। और हाँ, नोट्स का टेंशन तो बिल्कुल आप लोग मत लीजिएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।